हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ द पेरिस वाज इन स्टेट ऑफ अलार्म। द किंग वाज कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटीज एंड rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizen। तो यहाँ पे बात की हुई है मॉर्निंग 14 जुलाई 1789 की पेरिस में, जो कि फ्रांस का ये कैपिटल है। और जो स्टेट ऑफ अलार्म मतलब वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तहलका मचा हुआ था उस पेरिस सिटी में। और जो किंग है वो ट्रूप्स को मूव करने बोले थे सिटीज़, बहुत सारे ट्रूप्स को मतलब बहुत सारे ग्रुप ऑफ आर्मीज़ को सिटीज़ में जाने के लिए रहे थे। एंड rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizen। और एक अफवाह फैल गई थी कि और वो आर्मी को जल्दी ऑर्डर करने वाले हैं सिटीज़न के ऊपर ओपन फायर कर देने के लिए, सीधी गोलियाँ चलाने के लिए। Some of the 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people militia। They broke into a number of government buildings in search of arms। तो 700 पीपल्स का मिलिट्री मतलब स्मॉल ग्रुप मिलिट्री जैसा फॉर्म हुआ और वो एक जगह गैदर हुए टाउन हॉल में। उन्होंने वो मिलिट्रिया फॉर्म किया और बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में घुस गए। Finally, the group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find the hoarded ammunition and in the armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed and the prisoners released। यहाँ पे क्या हुआ, फाइनली वो जो सेवरल हंड्रेड पीपल्स थे वो ईस्टर्न पार्ट में स्टॉर्म करने लगा। जो फोर्ट्रेस प्रिजन बास्टाइल था उनसे भी उन्होंने तोड़ दिया। और जो वहाँ के कमांडर थे, वहाँ जो बास्टाइल के कमांडर थे उन्हें मार दिया। जो प्रिजनर्स थे मतलब जो लोग कैदी थे उन्हें रिलीज़ कर दिया। थ्रो देयर वेर ओनली 7 ऑफ देम को रिलीज़ कर दिया। Yet the Bastille was hated by all because he stood for the despotic power of the king। जो बास्टाइल है वो सबके द्वारा हेट किया जाता था, मतलब सबके द्वारा उसे हेट किया जाता था क्योंकि वो किंग का ये के लिए उस किंग का पावर के लिए बना हुआ था, मतलब किंग का पावर का एक वजह बना हुआ था। क्योंकि बताएं एक सेकेंड, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे हथियार रखे जाते होंगे और बहुत सारे चीज़ें रखा जाता है जिससे किंग का पावर बढ़ता होगा शायद। ठीक है, द फोर्ट्रेस वाज डिमोलिश्ड एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट वाज सॉलिड एंड sold in the market to all those who wish to keep a souvenir of this destruction। तो इसके सारे स्टोन्स क्या किए गए कि तो इसे पूरा बास्टाइल फोर्ट्रेस को तोड़ दिया गया और इसके जो स्टोन मतलब जिस पत्थर से ये बना हुआ था उसे मार्केट में सोल्ड कर दिया गया, बेच दिया गया। क्योंकि जो लोग अगर कोई मतलब इसके याद रखना चाहते हैं तो ये पत्थर ले जाओ खरीद के। The days that followed saw more rioting both in Paris and the countryside। Most of the people were protesting against the high price of the bread। Much later, when historians look back upon this time, they say it and the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king in France।
so most of the people at the time did not anticipate this outcome. How and why did this happen? तो यहाँ पे क्या हुआ, जो पेरिस था वो रायोटिंग हो रहा था, मतलब वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तहलका मचा हुआ था। बहुत सारे पीपल, जो ब्रेड का प्राइस था वो बढ़ गया था, जो कि उन लोगों का स्टेपल डाइट है। तो ब्रेड का प्राइस बढ़ गया था, तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और बहुत सारे चेन ऑफ इवेंट हो रहे थे, जो कि ये तहलका का वजह था। और आखिरकार लास्ट में जो किंग है उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो ये जो है यहाँ पे ये छोटा सा पार्ट ये हम पहले ये स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ द स्टोरी बिगिंस, ठीक है। द फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड द थर्ड स्टेट इन द कॉलम। इस कॉलम में आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड द थर्ड स्टेट, 3 स्टेट है, ठीक है। तो क्लर्जी, नोबैलिटी, थर्ड स्टेट में बहुत सारे पर्सन आते हैं जो कि ये मिडिल क्लास है और लोअर क्लास हो गए, ठीक है। तो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, बस यहाँ पे देख के रखिए। In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of the king ascended the throne of the France. He was 20 years old and married to the Austrian princess Marie Antoinette. तो 1774 इस डेट को आपको याद रखना है। उस टाइम जो किंग है वो बार्बन फैमिली के हैं, वो फ्रांस के राजा बने। और जब वो 20 इयर्स के थे तो उन्होंने ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस मैरी एंटोनी के साथ शादी कर लिया। Upon his accession, the new king found an empty treasury. Long years of the war had drained the financial resources of France. Added to this was the cost of maintaining extravagant court and immense palace of Versailles under Louis XVI. तो यहाँ पे क्या हुआ, जो लुई 16 है उन्हें एम्प्टी ट्रेजरी मिला, मतलब कुछ भी खाली खजाना मिला, खजाना उनके पास एम्प्टी ट्रेजरी मिला, ठीक है। और वो क्योंकि वो जो लॉन्ग ईयर वार हो रहे थे वो फ्रांस के सारा रिसोर्सेज को ड्रेन कर दे रहे थे, मतलब ख़त्म कर दे रहे थे। और जो एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट होते हैं उसको, और जब वर्साइलिस पैलेस को सबको, मतलब सबका देखभाल करने में भी तो खर्च होता है ना। Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain, and war added more than $1 billion of debt that had already risen to more than $1 billion. तो फ्रांस जो है वो 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को अपने, जब राज हुआ करता था, अमेरिकन कॉलोनीज़ को अपना इंडिपेंडेंस, सेम एनिमी, मतलब फ्रांस का भी एनिमी ब्रिटेन है, उनसे आज़ादी पाने के लिए हेल्प किया था, ठीक है। तो जितना भी पैसा लगा था वो फ्रांस ही प्रोवाइड करता था उन्हें। और जो इसीलिए द वर्ल्ड है जो वो बिलियन ऑफ लेबर डेप्थ मतलब कर्ज बढ़ा दिए, ठीक है। Lenders who give the state credit now began to charge 10% interest on loans. So the France government was obliged to spend an increasing percentage for its budget on interest paying alone. तो जो 10% ऑफ टैक्स होता था वो तो बस इंटरेस्ट पेइंग में ही चल जाता था, ठीक है। और जो क्रेडिटर्स है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते थे। फ्रांस गवर्नमेंट
to meet the regular expenses such as the cost of maintaining army, court, government offices, universities, the state was forced to increase the tax. तो क्या होता था, उसका 10% तो ऐसे ही चल जाता था, और जो कोर्ट है, आर्मी है, यूनिवर्सिटीज़ है, गवर्नमेंट ऑफिस है, इनको मेंटेन करने के लिए भी, और जो राजा रानी का रेगुलर एक्सपेंसेस है उनको मेंटेन करने के लिए भी तो पैसे चाहिए थे, तो वो फोर्स्ड हो गए थे कि टैक्स तो बढ़ाना ही पड़ेगा. Yet even the measure would not had sufficient. France society in 18th century was divided into third state and only members of the third state paid taxes. तो यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया. तो इन तीनों स्टेट्स में डिवाइडेड है फ्रांस सोसाइटी, और जो थर्ड स्टेट है, ये वाला स्टेट जो कि बहुत ज़्यादा पोर है, वही टैक्स पे करते थे. The society of the third state was part of the federal system and dated back to the Middle Ages. The term old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789. जो ओल्ड regime टर्म है वो फ्रांस के सोसाइटी बिफोर 89 को दर्शाता है. फिगर 2 मतलब दिस फिगर, ये वाला फिगर shows how the system of state in France society was organized. Peasants made about 90% of the population. However, only a small number of them owned the land they cultivated. About 60% of the land was owned by the nobles and the church and the other richer members of the third state. तो देखिए 90% of the population peasants है, ठीक है, और बट उन पीजेंट्स में से कुछ ही पीजेंट्स के पास ऐसा है कि लैंड है, और बाकी जो 60% लैंड है वो नोबेलिटी, चर्चेस और अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट. जैसे कि मिडिल क्लास मैंने बोला, ये थोड़े से रिचर मेंबर्स होते हैं इनके. द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट, दैट इज द क्लर्जी एंड द नोबेलिटी, एंजॉय द सर्टेन प्रिविलेजेस बाई द बर्थ. जो क्लर्जी मेंबर्स होते हैं, जो क्लर्जी होते हैं वो यहाँ पे देखिए क्लर्जी लिखा हुआ है, वो मतलब बर्थ प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं, मतलब जो जन्म अधिकार होता है. क्लर्जी अ ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शन इन द चर्च. तो चर्च में होते हैं, जैसे प्रीस्ट हो गए वैसे चर्च में रहते हैं वो. एंड अ नोबेलिटी एंजॉय द सर्टेन प्रिविलेजेस बाय द बर्थ. दोनों ही बर्थ से बहुत सारे फ़ायदे एंजॉय करते हैं. The most of the important of these was exemption of paying taxes to the state. The noble further enjoyed the federal privileges. These included the federal dues which they extracted from the peasants. Peasants were obliged to render services to the lord, to work in his house and the field, to serve in the army and participate in the building roads. तो देखिए नोबल्स को, जो पीजेंट्स हैं उन्हें भी कुछ देना होता था. जो मतलब जो लैंडलेस पीजेंट हैं उनकी तो बात ही अलग है, और जो पीजेंट्स कल्टीवेट कर रहे हैं उन्हें भी उनका आधा उस नोबेलिटी को देना होता था, ठीक है, और उनके हाउस में वर्क करना होता था. अगर वो नहीं दे पाए और नहीं तो आर्मी में उन्हें सर्व किया जाता था, ठीक है. द चर्च excreted the shares called tithes and the prisons were finally all the members of the third state had to pay taxes to the state. These include the direct called tithe and the number of indirect taxes levied on the article everyday consumption like the salt, tobacco. The burden financing activities of the state through the taxes were borne by the third state alone. तो चर्चेस को देना होता था, तो नोबेलिटीज़ को तो देना ही होता था,
टैक्सेस और चर्चेस को भी तिथिस नामक टैक्सेस देना होता था। फिर टाइल जो स्टेट को डायरेक्टली पे किया जाता था और इनडायरेक्टली जो टैक्सेस होते हैं वो सॉल्ट और टोबैको पे डेली कंजप्शन पे लगता है। और जो पूरा बर्डन टैक्स है वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट उठाएंगे, जबकि नोबैलिटी और क्लर्जी को कुछ भी नहीं देना पड़ता। यहाँ पे पढ़ते हैं, ये पिक्चर आप देख लीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये सारे पढ़ लीजिएगा। यहाँ से पढ़ते हैं। द स्ट्रगल टू सर्वाइव द पॉपुलेशन ऑफ द फ्रांस रोज अबाउट 23 million in 1719 to 28 million in 1789। जो फ्रांस का पॉपुलेशन है वो 23 मिलियन तक बढ़ था 1715 को, पर जैसे बहुत ही जल्दी 28 मिलियन पे चल गए 1789 को। तो ये रैपिड इंक्रीज जो फूड ग्रेन्स का डिमांड बढ़ा रहा था। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पीस विद द डिमांड, सो द प्राइस ऑफ द ब्रेड विच वाज स्टेपल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी रोज क्विकली rapidly. Most of the workers were employed as laborers in the workshop, whose owner fixed their wages. तो देखिए प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स तो बहुत ही कम था, और जो प्राइस ऑफ ब्रेड था, ब्रेड का जो उनका स्टेपल डाइट है वो बढ़ गया था, जिसको हम लोग फर्स्ट पेज में पढ़े थे, वो बढ़ गया था। यहाँ से वो चेन ऑफ इवेंट स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और जो बढ़ गया था, तो जो मोस्ट ऑफ द वर्कर्स जो ये वर्कशॉप पे काम करते हैं, तो उनका तो वेजेस फिक्स रहता है, और जो प्राइस है तो उन्हें नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं। तो जो गैप बिटवीन पोर एंड रीच होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। और फिर कुछ दिन बाद जो हेल और ड्रॉट हुआ वो सब्सिस्टेंट क्राइसिस ले आया। सो सब्सिस्टेंट क्राइसिस क्या होता है? जब खाने के अकाल, ठीक है, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड। एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है जब जो लाइवलीहुड का बेसिक मीन्स होता है वो इंडेंजर्ड, ठीक है। ग्रोइंग मिडिल क्लास evinced an end to privileges. In the past, peasants and the workers had participated in the revolts against the increasing taxes and the food scarcity, but they lacked to the means of the programs and the carry out the full-scale measure who will bring a change in the social and economic order. This was left to those groups within the third state who had become the prosperous and had access to education and new ideas. The 18th century visioned the emergence of social group termed as middle class, who earned their wealth through an expanding overseas trade and formed the manufacture of goods such as woolen, silk, textile were either exported or bought by the richer member of the society. तो देखिए यहाँ पे बताया गया है जो इंक्रीज टैक्स है और फूड स्कार्सिटी है, उससे तो बहुत सारे प्रोग्राम उसके रिलेटेड हुए हैं, उसे प्रोटेस्ट करते हुए हैं, बट वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा कि वो सोशल इकोनॉमी को ही चेंज कर दें, ठीक है। जो बहुत थर्ड स्टेट में जो वही एडुकेटेड हो पाते थे जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, और जो मिडिल क्लास होते हैं वो अपने मतलब लाइवलीहुड ओवरसी ट्रेड से करते हैं, जैसे सिल्क का, पहाड़ में सिल्क का, तो सिल्क का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। मैन्युफैक्चरर तो कहाँ थे? मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स सच एज द वुलन एंड द सिल्क टेक्सटाइल, जो सिल्क टेक्सटाइल होते थे और वुलन टेक्सटाइल होते थे, वो जो रिचर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी है उन्हें वो बेचते थे। ऑल ऑफ दिस वेर एडुकेटेड एंड बिलीव्ड इन नो ग्रुप एंड द सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय द बर्थ, रादर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट बी डिपेंड ऑन द मेरिट।
तो ये बहुत ही एजुकेटेड रहते थे और ये बिलीव करते थे कि कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल को बर्थ से कोई भी प्रिविलेजेस ना मिले और जो उनका सोशल पोजीशन हो वो उनका काबिलियत, मेरिट मतलब काबिलियत पे डिपेंड करे। These ideas envisaging a society based on freedom and equal law and opportunities for all were put forward by philosophers such as John Locke and Jacques Rousseau. In the two treatises of government, Locke shouted to refute the doctrine and divine and absolute right to the monarchy. जो देखिए यहाँ पे दो फिलोसोफर्स है, जॉन लॉक एंड जीन जैकोस राउजी। जॉन लॉक ने टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लिखा जिसमें डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन है, जिसमें एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्ची को रिफ्यूट किया गया है, दोनों को रिफ्यूट किया गया है। ठीक है, मतलब उससे तो यहाँ से Rousseau carried the ideas forward, proposing a form of government based on the social contract between people and their representatives. तो राउजी ने ये बोला कि पीपल्स को सोशली आना चाहिए और रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। ठीक है, सोशल कॉन्टैक्ट बिटवीन पीपल एंड मोनार्च होना चाहिए। इन द स्पिरिट ऑफ लॉ मॉन्टेस्क्यू proposed a divine of power within the government between the legislative, executive and the judiciary। और जो spirit of law था उसमें जो मॉन्टेस्क्यू जो फिलोसोफर है उन्होंने कहा था कि वो जो डिवीजन इन पावर होना चाहिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी में। ठीक है, द मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू द फोर्स इन द USA आफ्टर द 13 colonies declared their independence from Britain. American Constitution is it guarantee to individual right was an important example of political thinkers in France. The ideas of this philosopher were discussed intensively in slogans and coffee houses and spread among the people through the books and newspapers. These are frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write. तो ब्रिटेन ने अपना इंडिपेंडेंस गेन कर लिया, अमेरिकन कॉलोनीज़ ने अपना इंडिपेंडेंस गेन कर लिया ब्रिटेन से। और जो आइडियाज़ ऑफ द थिंकर्स है, ये 3 थिंकर्स बहुत ही फिलोसोफर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो फिलोसोफर्स के आइडिया होता है वो कॉफ़ी हाउसेस में, न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में और ग्रुप्स में लाउडली बोला जाता है। तो ऐसे होना चाहिए। ठीक है, और जो लोग पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते, इसलिए ग्रुप्स में बोला जाता है। Louis XVI planned to impose further taxes to able meet the expenses and anger protest against the system of privileges। तो लुई 16 ने तय कर लिया कि वो टैक्स बढ़ाएंगे। लुई 16 had increased the tax for the reason of learned previous sections। How do you think he could go on have doing this? The France of the old regime, the monarch did not have the power to impose the taxes according to his alone. Rather, he had to call the meeting of the Third State General, which would then pass his proposal for new taxes. The State General was a political body to which the 3 states sent their representative. However, the monarch alone could decide when to call the meeting of this body, and the last time it was done in 1614. तो इंक्रीज इन टैक्सेस का रीज़न हमने पहले ही सेक्शन में पढ़ चुका कि क्यों इंक्रीज़ करना पड़ रहा है टैक्स। और जो मोनार्च के पास ऐसा पावर नहीं है कि वो अकेले ही डिसाइड कर ली कि टैक्स बढ़ेगा कि नहीं। इसके लिए उन्हें 3 रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाना होता है फर्स्ट 3 स्टेट से, जो तीनों स्टेट से। ठीक है, इससे तीनों का रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। तो और ये तो होता है हाउएवर, मतलब जो
मीटिंग कब बुलानी है वो मोनार्च डिसाइड करेंगे। और जो लास्ट टाइम ये हुआ था 1614 में, ऑन 5th May 1789 Louis XVI called together an assembly of State General to pass proposal for the new taxes. A resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegates. The first and the second state sent 300 representatives each, who were seated in the row facing each other on the two sides, while 600 members of the third state had to stand back. The third state was represented by the more prosperous and educated members. तो 5 मई को 1789 को लुई 16 ने ये बुलाया। तो 300 मेंबर्स दोनों स्टेट्स के थे, क्लर्जी एंड नोबिलिटी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के थे, जो बैठे हुए थे फर्स्ट रोज में फेसिंग ईच अदर, ठीक है। और 600 मेंबर जो ओनली थर्ड स्टेट के थे वो उनको पीछे में खड़ा होना था, ठीक है। और जो 600 मेंबर्स है वो बहुत ही एजुकेटेड है, और जो पीसेंट्स आर्टिजन्स होते हैं उनकी डिमांड्स 40,000 लेटर्स में रिप्रेजेंट किए गए थे। Voting in the third state as past had to be conducted according to the principle that each state had one vote. This time to Louis XVI determined to continue the same practice, but the member of the third state demanded that the voting now to be conducted by the assembly as a whole, where each member would have one vote. This was one of the democratic principles put forward by the philosopher like राउजी इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो वहाँ पे लिखा नहीं हुआ था कि राउजी का बुक क्या है, तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट उनका बुक है। When the king rejected this proposal, member of the third state walked out the assembly in the protest. तो ऐसा होता है कि वोटिंग मतलब 3 स्टेट है तो 3 स्टेट के पास एक वोटिंग होगा। तो ऐसे तो यहाँ पे देख ही सकते हैं, तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट हमेशा एक ही रहता है, तो वो दोनों एक वोट दे देंगे, और तो थर्ड स्टेट का बात कौन मानेगा, है ना। तो इस बार भी लुई 16 यही चाहते थे, क्योंकि देखिए फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट को तो टैक्स तो पे नहीं करना पड़ता, तो वो तो हाँ ही बोलेंगे, और थर्ड स्टेट को पे करना पड़ता है तो वो क्यों हाँ बोलेंगे। तो ऐसा इसीलिए जो थर्ड स्टेट थे वो इस बार चाह रहे थे कि ऐसा ना हो। इस बार सब हर एक मेंबर्स के पास, मतलब जितना सारे मेंबर्स हैं फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट के, सबके पास एक सिंगल वोट हो, जो कि राउजी ने अपने बुक में लिया था। और जब किंग ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया तो सारे मेंबर्स वहाँ से उठकर चल गए प्रोटेस्ट में। The representatives of the third state viewed themselves as the spokesmen of the whole French nation. On the 20 June, they assembled in the hall in the indoor tennis court, and the ground was style. They declared themselves as the National Assembly and swore not to despair till they had drafted a constitution for France that would limit the power of the monarchs. They were led by Mirabeau and Abbasies, and Mirabeau was born in noble family, but was convinced to need to do away with a society of फेडरल प्रिविलेजेस। यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट, उन्होंने पूरा होल सोसाइटी को अपने मतलब स्पोकन में द होल सोसाइटी समझा, ठीक है। तो 20 जून जो असेंबली टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए हैं और अपने आप को डिक्लेयर कर दिए, नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिए, ठीक है। और उनको लीड किया जा रहा था मीराबाऊ एंड अबिसाइज के बाद। मीराबाऊ एक नोबल फैमिली से थे, पर तो भी वो फेडरल सिस्टम के विरुद्ध थे। He brought out a general and delivered powerful speeches and crowd assembled as Versailles. जो उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल एंड डिलिबरेट
स्पीच दे रहे थे, जो ये है मेरा बॉम, ठीक है। जो पूरा जो क्राउड टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुआ था। एबी साइज ओरिजिनली एक प्रिस्ट है और उन्होंने एक पैम्पलेट लिखा था व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, ठीक है, ये याद रखना है। While the National Assembly was busy and versatile to drafting the constitution, the rest of the France, seated with the turmoil and served winter, had met at hard base. The price of the bread rose often. Baker exploited the situation and hoarded supplies. After spending hours in the ghettos and the bakeries, crowd of angry women stormed into the shops, and at the same time the king ordered troops to move into the Paris. On 14 July, the 18 crowd stormed and destroyed the Bastille. यहाँ पे क्या हुआ, जो नेशनल असेंबली है वो बिजी थे बस्टाइल में ड्राफ्टिंग में, पर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बैड हार्वेस्ट हो रहा था, जिसकी वजह से जो ब्रेड नहीं बन पा रहे थे। जो क्राउड वुमेंस थी वो शॉप्स में स्टॉम्प करती थी, ठीक है। तो उसी टाइम किंग ने ट्रूप्स को मूव करने का कहा पेरिस में। ऑन 14 जुलाई द 18 क्राउड स्टॉर्म द डिस्ट्रॉय, और जैसे कि हमने पहले पढ़ा था वैसे ही हुआ। 14 जुलाई को उन्होंने बस्टाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया। In the countryside, rumors spread to the village that the lord of the manor had hired bands and brigands who were on their way to destroy the reap crops caught in the frenzy to fair. Present several district-sized horse flocks attacked in stew. They looked horrid grain to burn down the documents containing records and the mural deeds. The large number of nobles fled from their homes, many of them migrating the neighboring country. तो एक रिमोर स्प्रेड हो गया था कि जो स्प्रेड हो गए थे, और जो पीजेंट्स हैं उन्हें जो भी मिला, जैसे कि कोई भी हथियार मिला वो उन्होंने वो उठाया, और मतलब जो ग्रेन्स है नोबल्स के घर पे वो सारे लूट लिया। फिर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें जला दिया। जो कुछ जो नोबल्स है वो भाग गए अपने घर से नेबरिंग कंट्रीज़ में, ठीक है। Faced with the power of his revolting subject, Louis XVI finally accorded recognition of the National Assembly to accept the principle of his power would from now to be checked by a constitution. On the night 4 August 1789, the Assembly passed the decree abolishing the federal system and the obligation under taxes. Members of the clergy who were forced to give up the privileges theses were abolished, and the land owned by the churches were confiscated. As a result, the government acquired assets worth at least 2 billion livres. तो नेशनल असेंबली अपना एक्सेप्ट किया प्रिंसिपल ऑफ द पावर को, और 4 जुलाई 1789 को उन्होंने डिग्री एबॉलिश कर दिया फेडरल सिस्टम का। और वो जो लैंड्स है चर्चेस के पास सारा ले लिया गया, और जो थीसिस है सारे को मतलब हटा दिया गया। तो 2 बिलियन लिवर्स आ गए गवर्नमेंट के पास। तो जब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो ये है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या था तो देखिए, जो आइडिया मॉन्टेस्क्यू ने दिया था उसी फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। France become a constitution monarchy. The National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791. Its main object was to limit the power of the monarchs and power instead being
centered on the hands of the one person were now separated and assigned to different institutions and the legislative, executive and judiciary. These make France a constitutional monarchy. तो जो नेशनल असेंबली है वो ड्राफ्ट कंप्लीट कर ली 1791 को. तो लिमिट करना था नेशनल असेंबली ने पावर लिमिट करना, मोनार्च का पावर लिमिट करने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था. और ये भी याद रखा था कि एक जन के हाथ में पावर ना हो, इंस्टीट्यूशन में ये डिवाइड हो जाए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में डिवाइड हो जाए. तो ये वाला चार्ट देख लीजिएगा घर पे, नहीं हम समझा देता थोड़ा. तो जो एक्टिव सिटीजन्स हैं वो ये सारे हैं, वो वोट करते थे इलेक्टर्स को. इलेक्टर्स में से नेशनल असेंबली होता था और फिर वो किंग को और मिनिस्टर्स को चूज़ करते थे. ठीक है. और ये एक्टिव सिटीजन्स ही जुडिशियरी मतलब जज को चूज़ करते थे. ठीक है. Constitution of 1791 vested the power of the make laws of National Assembly, which was indirectly elected by the citizens who turned. तो यहाँ पे जो बोला गया है कि जो सिटीजन्स मतलब 25 ईयर्स के बिलो है, मतलब नीचे है, वो लोग पैसिव सिटीज़न माने जाते हैं. और जो लोग 3 days ऑफ द वर्कर वेज में टैक्स पे करते हैं, वही एक्टिव सिटीज़न वही वोट दे सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम लोग नेचुरल इनेबल राइट्स. द कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन विद डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन ऑफ द एंड सिटीजन राइट्स सच एज राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, राइट टू ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ. तो स्पीच मतलब सबके सामने कुछ भी आप बोल सकते हो फ्रीली. बिफोर लॉ मतलब लॉ के अंदर आप लोग इक्वल हैं. ठीक है. ये सारे नेचुरल इनेबल राइट्स हैं जो सभी को दिए जाते हैं और ये इसे कोई भी नहीं छीन सकता. इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन नेचुरल राइट. और जो ये स्टेट का ड्यूटी है जो सारे जनों का राइट्स प्रोटेक्ट करेंगे. तो यहाँ पे ब्रोकन चेन मतलब यहाँ पे जो है स्लेव लोग, स्लेवरी नहीं होगा. बंडल ऑफ रॉड्स मतलब यहाँ पे एकता है. आइज़ विद ब्राइटनेस मतलब सभी को देखा जा रहा है. ये सिंबल ऑफ रॉयल पावर है. ठीक है. और ये यहाँ पे देखिए मतलब ये कभी एंड नहीं हो सकता. जो सिंबल है वो कभी भी एंड नहीं है. रेड कैप मतलब जो स्लेव के द्वारा बिकमिंग फ्री, इसलिए आता था. ब्लू वाइट जो है वो फ्रेंच का नेशनल कलर है. विंग्ड वुमेन मतलब वुमेन का पावर, वुमेन सब कुछ कर सकती हो. और टेबल ऑफ द लैंड मतलब यहाँ पे लॉ, द लॉ ऑफ टैबलेट मतलब इसमें लॉ लिखा हुआ है. तो गाइज यहाँ तक ही. ठीक है. यहाँ तक ही आज रहते हैं. नेक्स्ट इस ये तो एबॉलिशन ऑफ मोनार्ची हम नेक्स्ट पार्ट में करवा देंगे. Thank you guys for watching my video and please watch the next part also.